नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस सेशन का मात्र उद्देश्य आपका 70 में 70 नंबर लाना। ये बहुविकल्पी प्रश्नों ज़्यादा रहेंगे, लघु और दीर्घ कम। लघु और दीर्घ को टारगेट किया गया है इसमें, ताकि आपका 70 में 70 नंबर रहे। तो चलिए, इसके 2 सेशन पहुंच गए हैं इस पाठ के, बहुविकल्पी के। ये लघु का और दीर्घ का। स्क्रीन पे आपको बहुत कम शब्दों में व्याख्या दिखाया हूं, और हम बोलकर कुछ ज़्यादा व्याख्या दिखाएंगे, सुनाएंगे। पर आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट करके उत्तर में बड़ा से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने भरने हैं आपको, क्योंकि जो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों भेजे हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको लघु और दीर्घ में सेट कर देना है। तो चलिए, अब हम आपको आसान भाषा में सरल तरीके से लघु और दीर्घ प्रश्न याद हो जाएं, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को दिया। अब हम लघु और दीर्घ प्रश्नों की यहाँ पर व्याख्या करते हैं। ये सेशन है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, रोलेट एक्ट के बारे में बताएं। महात्मा गांधी क्यों इसके खिलाफ थे? तो आपकी स्क्रीन पर भी ये चल रहा है, इसको भी देखेंगे, पर इससे ज़्यादा आपको लिखना है। अब रोलेट एक्ट के बारे में, तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। रोलेट एक्ट 1917 में पेश हुआ था। 1918 में उस पर विचार किया गया। 1919 में लागू कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत किसी को बिना कोई उस पर आपराधिक मुकदमा हुए भी संदेह के आधार पर 2 वर्ष के लिए कारावास दिया जा सकता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का एक्ट कहा गया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। महात्मा गांधी इस कानून के विरोध में थे। ये भारतीयों के हित में नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने वाला था। निर्दोष व्यक्तियों को जेल में ठूंसने का काम चल रहा था। इस रोलेट एक्ट के कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। अब महात्मा गांधी तो इसके खिलाफ थे ही। पंजाब की जनता जलियांवाला बाग में इकट्ठा होती है। क्यों इकट्ठा होती है? क्योंकि उस दिन बैसाखी का त्यौहार था, और साथ में 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए थे उनके पक्ष में भी इकट्ठा हुए आंदोलन के लिए। पर इसकी भनक जनरल डायल को लग जाती है। किसके द्वारा? हंसराज के द्वारा। अब हंसराज के द्वारा इसकी बात पता चल जाती है जनरल डायल को। वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पहुंचकर चारों तरफ से नाकेबंदी कर देता है और गोली चलाने का आदेश दे देता है। और उसमें अनेक निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 376 लोग मारे गए, पर लगभग कम से कम 1200 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड से महात्मा गांधी का दिल दहल जाता है। महात्मा गांधी
कमेटी नियुक्त कर देते हैं। वो कमेटी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में नियुक्त की जाती है। कमेटी जनरल डायर को दोषी ठहराती है, परंतु अंग्रेज सरकार भी एक कमेटी नियुक्त करती है। वो कमेटी जनरल डायर को बरी कर देती है। जनरल डायर के इस कुकृत्य के बाद भी ब्रिटिश सरकार जनरल डायर को इनाम के तौर पर बुलाती है, इनाम देती है, और उसके आन में ये अंग्रेज के शेर के रूप में कहे जाते हैं। मतलब ऐसा वक्तव्य दिया गया कि भारत में जनरल डायर ने एक शेर के समान अपनी भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी अंग्रेजों के प्रति और चिढ़ जाते हैं। जब महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर, तब उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया और विनती कर अपनी बात कहकर अंग्रेजों से भारतीयों के पक्ष में काम करवाने का प्रयास किया। पर जलियांवाला बाग कांड के कारण वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उनकी खिलाफत असहयोग आंदोलन में बदल गई। जो महात्मा गांधी अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। 1 साल के अंदर स्वराज ऐसा नारा दिया। तो चलिए ये हम आपको थोड़ी सी व्याख्या किए हैं, पर जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास भेजे हैं उन प्रश्नों को आपको यहाँ सेट करना है। उसके बाद में ये जो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है ये भी उसमें सेट करना है। ठीक, ये स्क्रीन पे और बढ़ा दिया हूँ, तो आप आखिरी में लिख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर है ये लिखेंगे, जो हम व्याख्या कर रहे हैं ये अपनी भाषा में लिखेंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास गए हैं उनको भी यहाँ सेट करना है। तो इस प्रकार लिखेंगे आखिरी में, जहाँ तक हमारा विचार है भारतीय इतिहास में अंग्रेजी शासन में जनरल डायर द्वारा किया गया कृत्य एक हिंसात्मक कृत्य था जो युगों युगों तक निंदनीय रहेगा। ऐसा भी लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है, ऐसा करके। तो चलिए पहला प्रश्न हो गया। अब इसको हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इतने में ही नहीं लिखना है। ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर है, ये भी लिखें। जो हम व्याख्या कर रहे हैं उसको जोड़ दें, बहुविकल्पी प्रश्नों को जोड़ दें। मतलब कोशिश करके कम से कम 2 पेज से कम नहीं रखना है। लघु उत्तरीय पेज, अगर अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का ही लघु उत्तरीय आता है, और 4 नंबर में 2 पेज कम से कम लिख दिए, ज़्यादा 3 भी कर सकते हैं, तो आप 4 में 4 नंबर के अधिकारी हो जाते हैं। आप 4 में 4 नंबर पाएंगे। तो राइटिंग बनाकर लिखना है, बढ़ा के कम से कम 2 पेज लिखना है, और सेशन को 2 बार देखोगे, नोटबुक में लिखोगे। हम दावा करते हैं कि आपको जैसे हम व्याख्या कर रहे हैं आप भी ऐसा ही बोलने लगोगे। आप अच्छी आसान शब्दों में व्याख्या कर लेंगे और लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने से पूर्व किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किया? प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने से पूर्व किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किया? तो आपको पता होगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं भारत।
वैसे तो कई बार गए हैं, कई बार आए हैं। 93 में गई हैं, 91 में भी आए हैं, उनके रिकॉर्ड में। बनारस में भाषण भी दिए हैं। 9 में भी आए हैं, 1909 में। पर अस्थायी रूप से कब आए? 1915 में। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो स्क्रीन पर है ये भी देखते जाना, इसको भी लिखना है आपको। हम व्याख्या भी करते चले हैं, वो भी सुनकर यहाँ लिखना है। और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको भी सेट यहाँ कर देना है। तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से एक शिष्य के तौर पर सलाह मांगी, हम भारत में क्या करें, कैसे राजनीति में प्रवेश करें, कैसे लोगों के दिलों पे राज करें। तो गुरु थे महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के गुरु थे तो उन्होंने अपने शिष्य की बात मानी और उनको सलाह दिया। ये नहीं कि कोई उम्र में ज़्यादा थे। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ है और गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ है, पर गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को सलाह दी, 1 साल तक आप आँख खुली रखेंगे, कान खुला रखेंगे, पर मुंह बंद रखेंगे। अब इसका आप अर्थ तो समझ रहे होंगे। आपको देखना है क्या हो रहा है, सुनना है क्या हो रहा है, पर बोलना नहीं है। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। अब 1916 में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, कांग्रेस के नरम दल, गरम दल सब इकट्ठा हो गए थे। इकट्ठा क्यों हुए? क्योंकि अंबिका जी के चरण पकड़ लिए थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करा था? अंबिका चरण मजूमदार ने। याद हो जाएगा। ये सब लोग अंबिका जी के चरण पकड़ लिए क्योंकि इसी सम्मेलन में सब लोग इकट्ठा हुए थे। अब बिहार से रामचंद्र शुक्ल नामक एक व्यक्ति लखनऊ अधिवेशन में आए, भाग लिए और महात्मा गांधी से बात किया। किसानों के पक्ष में, किसान परेशान हैं, अंग्रेज नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसानों जब 1/3 खेतों पर, जिसको बोलते हैं तिनकतिया, अब वो जब 1/3 खेतों पर नील की खेती करते हैं, उनका उचित दाम नहीं मिलता है, तो उनको गरीबी आती है, उनके बच्चे भूखों मरते हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं नसीब हो रहा। अब अंग्रेज बात सुन नहीं रहे हैं, तो आप आके हमारी समस्या सुने। आपको बिहार आने का न्योता देता हूँ, आपको चंपारण आने का न्योता देता हूँ। और महात्मा गांधी 1 साल 15 में आए थे, 16 चल रहा है, महात्मा गांधी हाँ भर लेते हैं। और महात्मा गांधी 1916 में जाते हैं चंपारण, और चंपारण के उन किसानों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, जो अपनी ज़मीन के सर्वश्रेष्ठ 3 हिस्से पे 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, जिस पे 3 बिस्सा पे, 3 कथिया पत्ते इसको बोलते हैं, 20 बिस्सा का एक खेत, तो 20 बिस्वा के 3 बिस्से पर जो नील की खेती की जा रही थी, उसके खिलाफ महात्मा गांधी आ जाते हैं। अंग्रेज़ों को इस बात से अवगत कराते हैं कि इसमें चंपारण के बिहार के किसानों का अहित है और नील की खेती बाजार में इसके दाम मिल नहीं रहे हैं, और मजबूरी बस महात्मा गांधी की बात मानते हुए यहाँ पर अंग्रेज झुक जाते हैं और नील की खेती से इनको छुटकारा दिलाने में ये अपना सफल हो जाते हैं महात्मा गांधी।
और भारत में पहला आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या सब नया आंदोलन, जो भी आप समझें, महात्मा गांधी जी का पहला कदम सफल हो जाता है। अब दूसरा खेड़ा सत्याग्रह 1917 से शुरू हुआ है, 18 माना जाता है। 1917 में लास्ट 1917 में शुरुआत हुई, पर अगर ऑप्शन बहुविकल्पी में रहेगा 1917 या 18 तो आप 18 पे आप निशान लगा के आएंगे, 18 आप गोला भर के आएंगे। तो खेड़ा सत्याग्रह 1917 में मोहनलाल पांडे द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था। बता रहा हूँ ना, महात्मा गांधी 1918 में पहुँचते हैं, तो ये किसानों के पक्ष में ये आंदोलन था। वहाँ पे कर बढ़ा दिया गया था और सूखा और बाढ़ दोनों की चपेट में ये इलाका आ गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर वसूली में ढील नहीं दे रही थी और जनता भूखों मर रही थी। जनता के पास पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बाढ़ और सूखा से खेतों में कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो मोहनलाल पांडे के नेतृत्व में ये शुरू किया गया। पर 1918 में महात्मा गांधी पहुंचते हैं और यहाँ पर फसलों के खराब होने की सूचना गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट को बताने में सफल हो जाते हैं कि जनता के सामने क्या दिक्कत है। जनता इतना कर का बोझ वहन नहीं कर सकती और यहाँ भी महात्मा गांधी सफल होते हैं और कर की बात आती है तो गवर्नमेंट ये नियम लागू कर देती है, जो कर देने में सक्षम हैं वो दे सकते हैं और जो नहीं सक्षम है नहीं दे सकते। यानी 100% सफलता मिल जाती है। भाई जो देने में सक्षम है वो भी ये थोड़ी बोलेगा क्या हम देने में सक्षम है, चलो हम देते हैं, वो ही बोलेगा हम देने में सक्षम नहीं है। यानी महात्मा गांधी को यहाँ 100% सफलता मिलती है, खेड़ा आंदोलन भी सफल हो जाता है। एक आंदोलन और करते हैं राजनीति में आने से पहले। 1918 में अहमदाबाद की एक सूती मिल के मजदूरों के लिए हड़ताल किया। ये अपना बोनस बढ़ाने की बात कर रहे थे, पर मिल मालिक संगठित थे, ये बोनस बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। अब महात्मा गांधी 21 दिन के उपवास पर बैठ जाते हैं। अगर बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाए कि महात्मा गांधी सबसे पहले किस आंदोलन में उपवास किया था, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में, अहमदाबाद आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। अगर ये प्रश्न आता है कि भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने कब किया था पहली बार, तो पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में किया था। तो इस प्रकार 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 में मिल मजदूरों की, और तीसरा उसको मानिए, क्योंकि आपको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। चंपा के बाद खेड़ा, ऐसा लिखना, काली पेन से लिख देना कि वो समझे। चंपा के बाद खेड़ा, जब बोर्ड के पेपर देने जाना तो ये लिख देना, पहले चंपारण फिर अहमदाबाद, चंपा के बाद फिर खेड़ा आंदोलन, ऐसा लिखिए आप। 1917, 1918, 1918, तो 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हो रही है और 1918 में ही खेड़ा में आंदोलन हो रहा है। तो आपको याद करने का अच्छा तरीका है चंपा के बाद खेड़ा। और इसके बाद महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति में भाग ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में रौलेट एक्ट आता है 1918 के बाद में 1919 में, और उसके बाद में सक्रिय राजनीति में महात्मा गांधी भाग ले लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं। इन प्रश्नों में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सेट करना है। हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको सेट करना है, जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको सेट करना है। ऐसा करोगे तो एक पन्ना क्या 2-3 पन्ना हो जाएगा।
और आपको बोर्ड में कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। आपकी लिखावट धीमी चल रही है तब आप एक ही पेज लिखना, पर चारों लघु उत्तरीय और चारों दीर्घ उत्तरीय 8 प्रश्न करके ही आना। एक प्रश्न करने का मतलब है कि आपका 70 में 70 नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप 7 प्रश्न बहुत ज़्यादा लिख दिया, एक छोड़ दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक टाइमली सेट करेंगे कि हम इतने समय में ये क्वेश्चन करेंगे। आपके पास 3 घंटे समय रहता है, आप आधे घंटे मैप वाले को दे दीजिए, मैप मानचित्र है वो आधे घंटे में आप बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, आधा घंटा नहीं लगेगा। 20 प्रश्न है, 20 मिनट में नहीं लगेगा। उसके बाद में आप आधा घंटा उतर गया, फिर 1 घंटा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए दे दीजिए, 15-15 मिनट, 1 घंटा, और भी फिर बचता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा आप दीर्घ उत्तरीय के लिए दे दीजिए। ऐसा टाइम बांट के तब लिखेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो ये स्क्रीन पर भी है, पर हम आपको व्याख्या भी इसकी कर रहे हैं। तो ये तुर्की में खलीफा थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने वहाँ पे खलीफा के पद में कुछ संशोधन किया और फिर तुर्की में आंदोलन चल गया। वो मुस्लिम जो थे इसको अपने विरुद्ध मानते थे और तुर्की में चला आंदोलन भारत तक पहुंचा। भारत के मुसलमान भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन का सीधा संबंध था कि भारत की जनता मुस्लिम और हिंदू एक हों। कोई सीधा संबंध नहीं था, पर ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। तो वो आंदोलन तुर्की में जो चला, वो भारत में लियाकत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली इसके नेता थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया। बाद में ये महात्मा गांधी से मिलते हैं। अब महात्मा गांधी के दिमाग में बात आ जाती है कि ये ऐसा मौका है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को हम दिखा सकते हैं। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना इसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी से बोलते हैं ये तुर्की का मामला है, इस पर हमें ज़्यादा सोचने विचारने का ज़रूरत नहीं है, इसको वहीं तक रहने दो, भारत में इसको ज़्यादा जोर नहीं दीजिए, भारत को अपनी स्वतंत्रता पे जोर दीजिए और ये तुर्की के ऊपर छोड़ दीजिए। पर महात्मा गांधी बोलते हैं ये जो अभी आज इस समय जो भारतवासियों को मौका मिला है, ये अगले 200 सालों में ऐसा मौका नहीं मिलेगा और ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। हम भारत में मुसलमानों के पक्ष में आंदोलन करेंगे, तुर्की के पक्ष में आंदोलन करेंगे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली अपना नेता किसे मान लिया? महात्मा गांधी को। अगर आता है कि खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था या अध्यक्ष कौन था, नेता तो मोहम्मद अली शौकत अली थे, पर खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको यहाँ सेट कर देना है। और उसके बाद में इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने एक दूसरी तरह का रास्ता अपनाया और तुर्की में खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया और खलीफा के पद समाप्त होते ही ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? विद्रोहियों को गांधी जी के विचारों से प्रेरित करने में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे, भारतीय आंदोलनकारी थे, भारत के पक्ष में अंग्रेजों से लोहा लिया था।
ये अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाए थे। 18 साल की उम्र में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ 18 साल की उम्र में संत बन गए थे। इन्होंने अपने घर, अपने परिवार को ना देकर एक संत के रूप में अंग्रेज़ों से लोहा लिया। ये इनका जन्म जहाँ हुआ था वो इस समय आंध्र प्रदेश में है। इनका जन्म जहाँ हुआ है वो आंध्र प्रदेश में है। 1882 में ये मद्रास वन विभाग अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। अब इनको ये मेन उद्देश्य था कि जो सड़क हमारे यहाँ जोड़ी जानी है उसके खिलाफ हो गए। ये चाहते थे कि अंग्रेज हमारे गांव को मेन सड़क से जोड़ें, हमारे इलाके को मेन सड़क से जोड़ें और वर्तमान अंग्रेज सरकार शराबबंदी को लागू करे और अपने विवाद पंचायतों को हल करने के लिए लोगों को मनाना था। जो आपसी झगड़े थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट हल करे। और ये महात्मा गांधी की हर जहाँ पे आंदोलन करते थे महात्मा गांधी जय हो, महात्मा गांधी जिंदाबाद ऐसा नारा लगाते रहे। अब महात्मा गांधी को आगे कर इनके जिंदाबाद के नारे के साथ आगे बढ़ते रहे और लोगों के अंदर ये भावना विकसित करने में सफल हो गए कि सीताराम राजू सच्चे देशभक्त हैं। ये अंग्रेज़ों से लोहा लेने में अपना जीवन बिता दे रहे हैं, अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे हैं, महात्मा गांधी को मान रहे हैं कि महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता को दिलाने में सफल होंगे। और वहाँ की जो जनता थी यहाँ तक मानने लगी कि राजू कोई ईश्वर का अवतार है, ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि ऐसे ऐसे बातें महात्मा गांधी के पक्ष में बोले, अंग्रेज़ों के खिलाफ में बोले, अपने देशवासियों के पक्ष में बोले कि वहाँ की जनता सीताराम राजू को ईश्वर का अवतार मानने लगी। ये महात्मा गांधी के बहुत ही प्रशंसक थे। अब इनको अंग्रेज गवर्नमेंट गिरफ्तार करती है। अंग्रेज गवर्नमेंट गिरफ्तार करके, क्योंकि उधर आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु ये इलाका इनके सीताराम राजू के पक्ष में आ गया। अंग्रेज़ घबरा गए और अंग्रेज़ सख्ती के साथ इनको गिरफ्तार करते हैं और फांसी पर चढ़ा देते हैं। सीताराम राजू का इतिहास यहीं पे दफन हो जाता है। पर आज हम हमारे भारत के नवयुवकों के हृदय में सीताराम राजू का इतिहास वैसा ही बना हुआ है जैसा उन्होंने अपने यंग अवस्था में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। आज ही हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं जैसा उस समय उनकी इज्जत वहाँ की जनता करती थी। आज हमारा देश उनका ऋणी है। ऐसा करके लिखना है, आपको बढ़ा बढ़ा के लिख देना है, क्योंकि ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक में है। बस कहानी रूप में याद करो और लिखते जाओ। और राइटिंग पे भी ध्यान देना है और लिखना भी खूब है। लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, राइटिंग बना के। टारगेट जैसे इस बार 100 में 94 यानी 70 में 64, तो 100 में 94 या 70 में 64 नहीं, 100 में 100 नंबर, 70 में 70 नंबर लाने हैं। उसके लिए जो भी मेहनत करना पड़े आप लोग मेहनत कीजिए, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप अच्छे नंबर लाएं, उसी के साथ मेरा भी नाम जुड़ेगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ? इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्यों हुआ, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
देखिए, असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन में 5 फरवरी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर कांड होता है, चौरी चौरा कांड, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। वो समय असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, पर महात्मा गांधी इसको समझते हैं कि ये हिंसात्मक हो गया है और महात्मा गांधी ये आंदोलन वापस लेने के पक्ष में हो जाते हैं, जबकि सारे नेता इनके खिलाफ हो जाते हैं महात्मा गांधी के। पर महात्मा गांधी अपनी बात से अडिग नहीं होते, जिद्दी स्वभाव के हैं। ये बोलते हैं ये हिंसात्मक हो गया है, हम असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे, और 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब असहयोग आंदोलन वापस लेने के साथ ही जो इनके विरोध में नेता थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट भी थी, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, जितने नेता थे, महात्मा गांधी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। जिसमें 2 बड़े नेता, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी, या इसको कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी कह सकते हैं, कांग्रेस खिलाफत पार्टी या स्वराज पार्टी, मतलब स्वशासन पार्टी, जो भी आप समझें, इसका गठन करते हैं इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इनका मेन मकसद था, ये कहते थे हम अंग्रेज़ों से अनुनय विनय कर कर हम अपनी मांगों को नहीं मांग सकते हैं, मना सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हमें संविधान के तहत विधानसभा में प्रवेश करना है और विधानसभा में प्रवेश करके सरकार के सामने अपनी बात को रखना है। वहाँ पर हम सरकार का विरोध करेंगे, सरकार से अपनी बात मनवाएंगे, सरकार से अपने देश की जनता के हित की बात करवाएंगे। ऐसा इन स्वराजियों का मानना था। इसमें महात्मा गांधी के खिलाफ ये पार्टी बनी थी, तो महात्मा गांधी तो शामिल नहीं हुए, और लोग जो कांग्रेसी थे वो तटस्थ रहे। वो स्वराज पार्टी को तो अंदर से सपोर्ट कर रहे थे, पर महात्मा गांधी की खिलाफत नहीं कर पा रहे थे, और खिलाफत किए भी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी एक स्थान की छोटी सी घटना के कारण पूरे देश को इसका दंड नहीं दिया जा सकता। महात्मा गांधी ये आप गलत कर रहे हैं, बोले भी, वक्तव्य भी दिए, पर महात्मा गांधी माने नहीं, तो ये लोग शांत हो गए और स्वराज पार्टी का गठन हो गया। अब यही स्वराज पार्टी आगे चल के विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आती है, मतलब अधिक सीट लेके पहुंचती है। वहाँ पर विट्ठल भाई पटेल को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि स्वराज पार्टी अधिक सीटें लेके आती हैं। कांग्रेसियों से ज़्यादा सीटें स्वराज पार्टी ले आती है, और स्वराज पार्टी विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनवा देती है। ये वही विट्ठल भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई। अब यह दल भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित स्वराज पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद, आपको बता दिया हूँ, 1 जनवरी 1923 को भारत में गठित एक राजनीतिक दल थी। अब ये स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये भारत को इस स्थिति में ला देते हैं कि अंग्रेज इनसे घबराने लगे। इनकी बात मानने के लिए तैयार होना पड़ता था। बाद में महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू के मिलाप से फिर स्वराज पार्टी
और कांग्रेस पार्टी 1927 में साइमन कमीशन के विरोध के लिए 1927 में साइमन कमीशन आता है। 1928 में ये विरोध होता है, तो उस विरोध में स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ आकर साइमन गो बैक के नारे लगाती हैं और वहीं पे स्वराज या कांग्रेस खिलाफत पार्टी और कांग्रेस का मिलन हो जाता है और स्वराज पार्टी वहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर से कांग्रेस पार्टी सर्वेसर्वा हो जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न में ध्यान रखना है कि हम जो बोल रहे हैं वो तो लिखना है, जो स्क्रीन पर है वो भी लिखना है, और जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसीलिए 120 140 क्वेश्चन रखा हूँ कि उन बहुविकल्पी प्रश्नों के जरिए इसको टारगेट करना है। ये हम जानते हैं कि आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपको ना याद होता है ना आप याद करते हैं। निशान लग गया, आप लिखे साइड में रख दिए, क्योंकि वो आप पढ़ते ही नहीं हैं। तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को टारगेट करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, उन प्रश्नों को तोड़ के छोटे छोटे प्रश्न बना के आपके सामने 120 140 ऐसा प्रश्न भेज रहे हैं कि उन प्रश्नों को आप पढ़कर वो जल्दी याद हो जाएंगे। तो उन प्रश्नों के द्वारा इन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को टारगेट किया गया है। उन प्रश्नों को पढ़कर उन प्रश्नों को यहाँ सेट करना है और अधिक से अधिक लिखकर आना है, और वो भी सही सत्य। आप मतलब 2-4 उधर बहुविकल्पी प्रश्न इसमें सेट कर दिए और एग्जामिनर देखा कि हाँ ये सही में लिखा है, तो एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा, एक एक लाइन नहीं पढ़ता कोई। आप कुछ उसमें ऐसा मसाला डाल दें कि आपको 6 में 6 और 4 में 4 मिले। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता का वर्णन करें और 11 सूत्री मांगों को बताएं। गांधी इरविन समझौता का वर्णन करें और 11 सूत्री मांगों को बताएं। तो इस प्रकार महात्मा गांधी इरविन समझौता होता है और महात्मा गांधी और इरविन अपनी बात 5 मार्च 1931 को रखते हैं। सहमति जताते हुए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहला समझौता इस बात पर हुआ कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये 11 सूत्री मांगे थी। अच्छा, थोड़ा और सुन लीजिए। ये गांधी और इरविन के बीच समझौता है, क्या कोई विरोध था? हाँ, विरोध था। थोड़ा और आगे से चलिए, क्योंकि आपको कम से कम 2 पन्ने 1.5 पन्ने लिखने हैं। ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। ये लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। अब ये अंग्रेज़ों के लिए चिंता का विषय था। क्यों भाई चिंता का विषय था? क्योंकि उस समय भारत में कांग्रेस ही सर्वेसर्वा थी। कांग्रेस ऐसे मुकाम पर थी जिससे अंग्रेज भी आशंकित रहते थे। कांग्रेस पूरे भारत का नेतृत्व कर रही थी, इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकते थे। अब पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो ब्रिटिश अंग्रेज आशंकित हुए। तो इरविन के ऊपर दबाव पड़ा कि आप कांग्रेस के साथ एक समझौता करें, उनकी बात को सुने कि क्यों नहीं गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। साथ में अंबेडकर जी भाग लेते थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए हैं, ये भी लिख देना। वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अगर ये पूछा जाए कोई भारतीय नेता जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, तो हैं अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो इरविन के सामने अब ये बात रखी जाती है, तो इरविन महात्मा गांधी को तेज बहादुर सप्रू के जरिए बैठक में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से, MR जयकर के प्रयासों से
गोलमेज सम्मेलन होता है कब? 5 मार्च 1931 को। कहाँ पर? दिल्ली में। इसको गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ऐसा ही लिखना है आपको, मतलब ऐसा ही लिखना है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि ये समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हो रहा था। और फिर महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्रें मांग रखी। बाद में ये समझौता होने के बाद महात्मा गांधी और इरविन दोनों सहमत होते हैं, समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और महात्मा गांधी सहमत हो जाते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तो पहला समझौता इस बात पर हुआ कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा समझौता हुआ भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, भारतीयों को सबने योग्य आंदोलन चल रहा था जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्यों चल रहा था? नमक उठाकर कानून तोड़ा गया था, नमक उठाकर दिखाया गया था कि हम नमक बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, इधर भी लिखा है, देखते जाइए। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर लगाए गए अन्यायपूर्ण नमक कानूनों को तोड़ने के अपने इरादों के बारे में बताया। कांग्रेसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया तथा गांधी जी को नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी प्रदान की गई। परंतु इस आंदोलन से पहले ही गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांग रखी। बाद में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष ये मांगे रखी गईं, जो इस प्रकार थीं। अब इनको आप बना के नहीं लिखना, इनको बना के लिख सकते हो, कहानी के तौर पे याद रखो और 11 नंबरिंग करके 11 बातों को रखना है आपको। नमक, नंबर 1, नमक कर को समाप्त किया जाए। नमक कर को समाप्त किया जाए, ये कोशिश करना 2-3 बार देखने का, क्योंकि ये 11 सूत्री मांगे हैं, कोई कठिन नहीं है। पर ऐसा लगता है कि इसको हमें जैसा लेखक, जैसा राइटर लिखा है, जैसा मांग पत्र में लिखा गया, जैसा महात्मा गांधी ने मांग पत्र में लिखा था, वैसा हमें लिखना चाहिए। तो इसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। नंबर 1, नमक कर को समाप्त किया जाए। नंबर 2, नशा करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 3, भू राजस्व को 50% कम करना। नंबर 4, सेना व्यय में 50% की कटौती करना। देखते जाइए, कोई बड़ा नहीं है कि इतनी बड़ी मांग लग रहा है कि 4-4 लाइन की है। आप चाहेंगे तो 2-3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। और सरल शब्दों में मांग हुई है। फिर 5वां है सिविल सेवाओं की वेतन में 50% की कटौती करना। फिर है आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। फिर आगे है 7वां, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। नंबर 8 है राजनीतिक बंदियों की रिहाई। अब यहाँ पे राजनीतिक बंदियों की, उन बंदियों की रिहाई की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से बंद थे, पर जो हिंसात्मक रूप से बंद थे उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। जबकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये हिंसात्मक बंदी नहीं थे। पर यहाँ पे इन तीनों व्यक्तियों को इसी के बाद में फांसी होती है, इसी के बाद में फांसी होती है और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। नंबर 9,
लिख देना, ये भी लिख देना कि महात्मा गांधी, जिस समय गांधी ने समझौता हुआ वहाँ पे भगत सिंह और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त के पक्ष में कोई बात नहीं की गई, केवल ये कहा गया राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। फिर 9, रुपया स्टर्लिंग अनुपात को कम किया जाए। रुपया स्टर्लिंग मतलब पाउंड, वहाँ पे पाउंड चलता था, अनुपात को कम किया जाए। फिर गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। और फिर 11वां था नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की जाए। नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की जाए। अब आप समझिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7, मतलब इसकी व्याख्या ऐसा कर रहा हूँ कि ये अगर लघु में आता है तब भी आप लिखें, और इतनी ज़्यादा व्याख्या हम मुँह से भी कर दे रहे हैं, स्क्रीन पे भी आ रहा है। बहुविकल्पी प्रश्नों में इतना प्रश्न दे दिए हैं कि उनको आप एक प्रश्न में अगर 10-12 बहुविकल्पी सेट करोगे तो 15, 20, 25 लाइन वो हो जाएंगी, 10-12 लाइन स्क्रीन पर, और हम 1-1.5 पढ़ने के लिए मुँह से बोल दे रहे हैं। तो ऐसे आप कहानी के तौर में दिमाग में बैठा लोगे तो दीर्घ उत्तरीय में आएगा या लघु उत्तरीय में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 2 से 4 पन्ने तक लिख सकते हैं अगर एक कहानी के तौर पर आप सुन रहे हैं। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और नोटबुक में लिख लेंगे। नोटबुक में लिखते वक्त लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अपने दिमाग से बढ़ा के लिखना। जो स्क्रीन पे है इसी को नहीं लिखना, जो हम बोल रहे हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न आपको याद हो रहे हैं उनको जोड़ के लिखना। अभी से बढ़ा के लिखने की आदत डाल लो कि जब पेपर में हम बैठें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, और हम उनको बढ़ा के और सही रूप से राइटिंग बना के ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आएं। अब प्रश्न नंबर 7 है, असहयोग आंदोलन चालू करने के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन चालू करने की क्या कारण थे? इसमें 2-4 हेडिंग भी दिया है, हम हेडिंग के तहत आपको व्याख्या करते हैं और आप ध्यानपूर्वक उसको सुनते रहिए। तो चलिए, असहयोग आंदोलन चालू करने के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार हैं। अब वहाँ पे पहला, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। पर इस विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को महात्मा गांधी के जरिए शामिल किया गया, जबकि भारतीय इस पक्ष में नहीं थे। पर महात्मा गांधी की भूल थी कि अंग्रेज भारतीयों के पक्ष में काम करेंगे, नहीं, कुछ नहीं काम किया। ये तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया, क्योंकि तुर्की के पक्ष में भारतीय आ गए थे, तो वहाँ जाके उस पद को समाप्त कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके अंत में जलियांवाला बाग कांड करवा देते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध से भारत को लाभ ना ही हुआ, हानि ही हुई। और महात्मा गांधी जब देख लिए कि हम इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारतीयों को सेना में भर्ती करवा रहे हैं, भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ये ब्रिटिश भारतीय नागरिकों, भारतीय देशवासियों, भारतीय जनता के खिलाफ जो भी इसके कानून आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी मजबूर हो गए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, और 1920 में असहयोग आंदोलन चालू कर देते हैं। दूसरा, युद्ध काल में भर्ती एवं छटनी। ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जैसा अभी आपको बताया, महात्मा गांधी नए युवकों को, नवयुवकों को युद्ध में भर्ती करवा रहे थे।
अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ने के लिए नवयुवकों को भर्ती करवा रहे थे। पर जो उम्र में ज़्यादा थे, जो पहले से सेना में भर्ती थे, उनकी छटनी कर रहे थे। यानी जो पहले से भर्ती हैं, अब तुम्हें काम करने लायक नहीं हो, घर बैठ जाओ। और महात्मा गांधी के जरिए नवयुवकों को भर्ती किया जा रहा था। महात्मा गांधी भी ये देखते रहे, पर अंग्रेज़ों के पक्ष में नवयुवकों को भर्ती करवाते रहे। पर इस छटनी का प्रभाव पड़ा कि बहुत से परिवार बेरोजगार हो गए। वो ना तो अब घर के रहे ना घाट के, अब उनके परिवार में भूखमरी चालू हो गई। और इसका सीधा सा असर महात्मा गांधी के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी उस वक्त अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। और साथ में ये आप समुद्रों के बाहर पार आपको लड़ने जाना होता था। आप ब्रिटिश ये बोलते थे आपको समुद्र पार लड़ाई में आपको शामिल होना है, लड़ने जाना है। और जो व्यक्ति समुद्र पार, उस वक्त ये माहौल था, जो समुद्र पार जाता था वो कोई अनहोनी हो जाती थी, कोई घटना घट जाती थी, तो जो सैनिक समुद्र पार जाने के लिए मना कर देता था उसकी छटनी कर देते थे, उसको सेना से निकाल देते थे। और इस कारण ये महात्मा गांधी देखिए, महात्मा गांधी का इस पर बुरा प्रभाव पड़ा और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित हुए, असहयोग आंदोलन चला दिए। अगला प्रश्न है, युद्धोत्तर भारत में असंतोष। आपको हम बताए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस वक्त अंग्रेज तो ये बोलते थे कि हम आपको कार्मिक रूप से शासन में भाग लेने के लिए सोच रहे हैं, पर आप हमें सपोर्ट करें, आप इस विश्व युद्ध में भारतीयों अंग्रेज़ों की मदद करें। वो महात्मा गांधी के जरिए भारतीय सैनिक शामिल हुए ब्रिटिश सेवा में, ब्रिटिशों की तरफ से लड़ने को शामिल हुए। पर वहाँ पे ना तो स्वच्छ जल मिल पा रहा था, ना सही भोजन मिल पा रहा था। और वो स्वच्छ भोजन और जल के अभाव में भी सैनिक अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए। जब युद्ध पूरा हो गया तो जो युद्ध में मारे गए उनके परिवार को कोई सुविधा नहीं दी गई, जो अपंग हो गए उनको कोई पेंशन नहीं दी गई, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उनको कोई लाभ नहीं मिला। इस सब का सीधा सा प्रभाव पड़ा कि भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष की भावना भड़क गई और महात्मा गांधी इससे अछूते नहीं रहे। महात्मा गांधी एक तो उसमें नेता बने हुए थे, सेना में भर्ती करवाने वाले, और जब उन सेनानियों के साथ ऐसा बर्ताव होने लगा तो महात्मा गांधी क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हो उठे और असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। अगला हेडिंग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में से असंतोष। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है। ये बोलते हैं हम कार्मिक रूप से आपको स्वशासन में भाग लेने का अधिकार देंगे। पर ये कार्मिक रूप से बोल रहे थे भाग देंगे, पर इनके कारनामे जग जाहिर थे। इन्होंने स्वशासन में भाग लेने की तो बात छोड़ो, ये भारतीयों को हे देश से देखना चालू किया। भारतीयों को जो अभी तक भारतीयों की बात मानी जा रही थी उन पर भी कटाक्ष किया। भारतीयों को कोई सुख सुविधा नहीं। आपने जो अपील की थी कि हम भारतीयों को कार्मिक स्वतंत्रता देंगे, उसके पक्ष में इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये
भारतीयों को इनका टैक्स रहा हो या जनता के लिए सुविधाएं रही हों या जनता प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भूखमरी फैल गई थी पूरे विश्व में, उसमें भारत भी भूखमरी के कगार पर आ गया। मॉन्टेगू चोम्स्फोर्ड में इस पर कोई विचार नहीं किया गया और भारत की जनता, भारत के नेता और हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अगला है जनता में निराशा व असंतोष का माहौल। बस अभी अभी बताया हूँ, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में भूखमरी फैल गई थी, पूरा विश्व आग की ज्वाला में जल रहा था। पूरे विश्व में कहीं कोई ऐसा देश नहीं था कि वहाँ की जनता सुखी रही हो। व्यापार, उद्योग धंधे सब नष्ट हो गए थे। खेती, जब गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं, उधर सूखा और बाढ़ की चपेट, इधर गवर्नमेंट से निराशा। इस बीच में जनता में एक निराशा की भावना व्याप्त हुई। जनता जो अपेक्षा सरकार से कर रही थी वो बाढ़ और सूखा के जरिए, बाढ़ और सूखा में जो त्रस्त थे उनसे निपटने में जो सरकार से आशा कर रही थी, सरकार उस आशा के अनुरूप काम नहीं किया। ऊपर से वो अपने करों का बोझ और ला देते गए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गवर्नमेंट के पास धन नहीं था। धन आएगा कहाँ से? उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, व्यापार हो नहीं रहा है। तो व्यापार नहीं हो रहा, उद्योग धंधे नहीं हैं, सरकार के पास धन नहीं है, तो सरकार ये नहीं सोच पा रही थी कि किसानों के पास कहाँ से धन आएगा, क्योंकि वहाँ भी तो बाढ़ और सूखे से चपेट में हैं और साथ में प्रथम विश्व युद्ध में तुम्हारे साथ थे, तुम्हारा साथ दिया है। पर ये सब ना सोचते हुए करों का बोझ और डालने के पक्ष में गवर्नमेंट आ गई और जनता में असंतोष का माहौल हो गया, असंतोष का माहौल व्याप्त हुआ और महात्मा गांधी इस सब नज़ाकत को देखते हुए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अगला है राउलेट एक्ट। हेडिंग डाल लिखना, मान लीजिए देर में आ गया तो आपको 3-4 पन्ने हो जाएंगे। राउलेट एक्ट ये 1917 में बनाया गया, प्रस्ताव बना, 1918 में पेश हुआ, 1919 में लागू कर दिया गया। इस राउलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। इसी कानून के तहत सैफुद्दीन किचलू और सतपाल महाराज को संदेह के आधार पर गिरफ्तार रखा गया। इन 2 व्यक्तियों के नाम पर जलियांवाला बाग कांड भी हुआ है, इसलिए इन 2 व्यक्तियों का नाम ज़्यादा आता है और हजारों व्यक्तियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और जनता में और महात्मा गांधी में निराशा की भावना आई। इसके खिलाफ अपने उद्गार व्यक्त करने लगे। राउलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जोरदार विरोध किया और असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। अगला आप दे सकते हैं जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है। महाराज सैफुद्दीन किचलू, महाराज सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के पक्ष में जनता जलियांवाला बाग कांड में इकट्ठा होती है। इसकी सूचना जनरल डायर को मिलती है। जनरल डायर पहुंचकर निर्दोष जनता पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। वहां पर हजारों की संख्या में निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। सर जैसी उपाधियां वापस की जाती हैं। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर आज जो उच्च कोटि के नेता थे, उच्च कोटि के कवि थे, ये अपनी उपाधि को इसके खिलाफ वापस कर देते हैं और उस जनता में जो भय का माहौल व्याप्त था,
जलियांवाला बाग कांड से। उसके लिए कमेटियां भी नियुक्त की जाती हैं, अंग्रेज़ों की तरफ से भी और भारतीयों की तरफ से भी। प्रशासन तो अंग्रेज़ों का था, जो पक्ष लिया गया, जनरल डायर का पक्ष लिया गया, उनको इनाम भी दिया गया, और भारतीय जनता के पक्ष में कोई निर्णय नहीं आना। अब भारतीय जनता के पक्ष में निर्णय ना आने के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाकर 1 साल के अंदर स्वराज ऐसा नारा दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इन सब बातों का प्रभाव भारत की जनता, भारत के नेता, भारत के सैनिक, भारत के उद्योगपति, भारत के व्यापारी और महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है। और अंततोगत्वा महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, असहयोग आंदोलन चला देते हैं। तो इस तरह आप लिखेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है वो भी लिखें, जो हम बोल रहे हैं उसको भी लिखें। बहुविकल्पी प्रश्नों को इधर सेट करें और राइटिंग बना के, और ज़्यादा से ज़्यादा पर प्रश्न नहीं छोड़ना है एक भी, तब आप 70 में 70 या 100 में 100 ला पाएंगे। तो चलिए, अब इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। हाँ, हम ये समझ रहे हैं कि आपको अगर सही से 1 बार 2 बार 3 बार इस सेशन को देखेंगे और नोटबुक में लिखेंगे, तो हम समझेंगे कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। आप अच्छी तरह अपने नोटबुक में लिख ले जाएंगे, आपका पेपर 100% सही होगा। तो चलिए, अब हम इसी के साथ इस सेशन का समापन कर रहे हैं। धन्यवाद।